फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं आज बात करने वाला हूँ जो है आजकल का एक मुद्दा छिड़ा हुआ है। मुद्दा ये है फ्रेंड्स कि जो टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो, तो टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इन दोनों में बहुत सारे लोग कह रहे हैं धांधली हुई है। बहुत सारे लोगों का मतलब ये भी राय है कि इसमें कई सारे लोगों को पैसा ले करके भर्ती किया गया है। कुछ फर्जी लोग भी आ गए हैं, कुछ धांधली करके आए हैं, पैसा रुपया दे करके आए हैं। मतलब पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति कम और धांधली वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं, टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी, ऐसा लोगों का आरोप है। और बहुत सारे जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक जो काम कर रहे हैं, जो कि वाक़ई में वो मतलब ईमानदारी से आए हुए हैं, जैसे कि पढ़ के आए हुए हैं, एक भी रुपया उनको नहीं लगा हुआ है, वो नौकरी कर रहे हैं, उनके मन में एक डर बन गया है कि क्या टीआरई 1, टीआरई 2 रद्द हो जाएगा? और रद्द हो गया बाय द वे, तो मेरी जॉब का क्या होगा? मतलब मेरी जॉब रहेगी या जाएगी? तो कुछ इसी तरह के टॉपिक्स आज हैं हमारे पास। और थोड़ा-सा लास्ट में मैं आपको बता दूँगा कि टीआरई 3.0 का जो डेट है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कि टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम का डेट था, जो कि री एग्ज़ाम हो रहा है। एक बार एग्ज़ाम हुआ, वो पेपर आउट हो गया था, तो दोबारा री एग्ज़ाम हो रहा है। वो आपके 10 जून से स्टार्टेड है, मतलब लगभग मिड ऑफ ज जून आप यहाँ पे एग्ज़ैक्ट देख सकते हैं, तो स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा कि उसमें हमको करना क्या चाहिए। बट उससे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि टीआरई 1, टीआरई 2 में जो व्यक्ति सेलेक्ट है, जो टीचर सेलेक्ट हो गए हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो 1-2 महीने का तनख्वाह भी ले चुके हैं, सैलरी भी उनकी आ गई है, तो क्या उनका होगा? वो क्या मतलब बाहर हो जाएँगे या फिर उनकी जॉब चली जाएगी या फिर ये भर्ती कैंसल हो जाएगी? तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, कई सारे लोगों मतलब कई सारे लोग हो गए, कई सारी संस्था हो गई, कई सारे चर्चित लोग हैं जिन्होंने ये कई जगह पे तो एफआईआर भी दर्ज हो गया है कि अतुल प्रसाद जी ने करोड़ों रुपए का गबन किया है। पूर्व चेयरमैन थे वो, पूर्व अध्यक्ष थे बीपीएससी के। आप लोग सब लोग जानते होंगे, हमारे और आपके जैसे जितने भी शिक्षक नए लोग हैं टीआरई 1, टीआरई 2 के, उस समय पे चेयरमैन हमारे अतुल प्रसाद जी हुआ करते थे, जो कि काम के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत अच्छा काम किए थे वो, बहुत जल्दी वैकेंसी भरे थे, बहुत जल्दी पेपर लिए थे, बहुत जल्दी रिजल्ट दिए थे, हर काम उनका एकदम फास्ट मूव में हुआ था। तो हम लोगों ने उनकी काफ़ी सराहना की थी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेनिफिट है इनके रहने से, और भर्ती काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, मतलब कि उसमें प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लगा रहा था। तो ये तो प्रॉब्लम थी, मतलब ये जो समस्या थी कि अब जो समस्या आ रही है कि अतुल प्रसाद जी ने करोड़ों रुपए लिए हैं और उसके करोड़ों रुपए ले करके कुछ लोगों को उन्होंने कुछ लोगों को उन्होंने फ्री में पास करा दिया, मतलब कि बिना पढ़े पास करा दिया, पेपर आउट करके लीक करा के जैसे भी पास करा दिया। ये उनके ऊपर आरोप लगा है, और आरोप का मतलब क्या होता है? जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता वो आरोप ही होता है। अब भी मैं किसी को बोल दूं कि आपने चोरी किया है, बट जब तक वो चोरी साबित नहीं मैं कर दूंगा तब तक वो क्या होगा? एक आरोप है जस्ट, और कुछ है तो नहीं। एफआईआर दर्ज हो गई है, यह जांच करना कि यह सच में धांधली हुई थी, उन्होंने पैसा लिया था कि नहीं लिया था, ये जांच करना किसका काम है? पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, और निर्णय देने का काम अदालत का है। तो अदालत जानेगी, यानी वकील वकालत में जज जो होंगे, जज साहब ये निर्णय लेंगे कि इन्होंने जांच में कुछ गड़बड़ी, मतलब ये वैकेंसी में कुछ गड़बड़ी किए थे, धांधली किए थे कि नहीं किए थे, वो तो बात की बात है। तो उसके पहले हम लोग ये क्यों सोचेंगे कि मतलब अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये सिद्ध भी हो जाता है कि उन्होंने कुछ लोगों से कुछ किया भी, मान लेते हैं, वैसे हालांकि सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि वो सच नहीं है, वो कुछ लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगा दिए हैं, या जो भी हो सकता है, मैं इसके बारे में कुछ जजमेंट नहीं करूँगा, वो जो भी होगा वो आगे आपको पता चल जाएगा। बट मैं मानता हूँ कि चलिए 10-20% फर्जी आए भी हों, कुछ लोग ऐसे आ भी गए हों, तो उनकी वजह से जो ईमानदारी से आए हुए हैं उनकी नौकरी कैसे चली जाएगी? जिस व्यक्ति ने मेहनत से जॉब लिया है उस व्यक्ति को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, चाहे वो टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 का हो, या टीआरई 3 में नौकरी लेने वाला हो, या टीआरई 4 में लेने वाला हो। जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ करके जॉब लिया है उसको डरने की कतई भी ज़रूरत नहीं है, कतई भी ज़रूरत नहीं है। आपने 2 सैलरी भी उठा लिया, आप अगर ये सही हैं, आप अगर वैलिड तरीके से आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी सारी मार्कशीट और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, वैलिड हैं, आपने सही तरीके से पेपर दे करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अगर आप अपनी नौकरी ली है, तो आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी।
आपको कोई नहीं निकाल सकता, ये आप लिख के रख लीजिए। तो इसलिए आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए कि आपकी नौकरी चली जाएगी, टीआरई 2 रद्द हो जाएगा, टीआरई 1 रद्द हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब बेकार की बातें चल रही हैं। जिन्होंने गड़बड़ी किया है वो पहले भी पकड़े गए, पहले पकड़े गए। टीआरई 1 में क्या फिंगरप्रिंट में नहीं बाहर हुए? टीआरई 1 में कम से कम 10 से 15% लोग फिंगरप्रिंट यानी जब फिंगर मिलान करना था, अंगूठा मिलान करना था, उसमें भाग गए। तो गड़बड़ से तभी तो भाग गए। कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्स फर्जी दिए थे तो उनको डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर दिया गया, तो फर्जी थे तभी ना बाहर चले गए। जो वैलिड थे, जो ईमानदार थे, जिन्होंने पढ़ के पेपर दिया है वो अंदर हैं। और उनमें से मान लीजिए कुछ लोग फर्जी होंगे भी, 2-4-10 लोग, तो वो भी बाहर चले जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन जो लोग सही तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं, सही तरीके से उनके सारे सर्टिफिकेट वैलिड हैं, तो उनको निकालने वाला कोई नहीं है, कोई माइकलाल नहीं है जो निकाल दे। उन्होंने सैलरी उठाना भी शुरू कर दिया है, 2 महीने की सैलरी हम लोग को भी लगभग आ गई है। तो मैं यही विनती करूंगा कि आप लोग फालतू के इन सब चीज़ों में ना पड़ें। जितने भी शिक्षक हमारे टीआरई 1 या टीआरई 2 से आए हुए हैं, वो लोग बेशक अपनी और तैयारी कहीं हो तो उसको आगे बढ़ाएं, अपने जॉब को एंजॉय करें। अगर आपको आगे नहीं मतलब कुछ तैयारी करनी है, अगर आप अपने जॉब से संतुष्ट हो गए हैं तो आप अपने जॉब को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, बीपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, कोई और एग्ज़ाम निकालना है, तो आप उसकी तैयारी करें, बेफिक्र होकर अपना जॉब करें, अपना ड्यूटी दिखाएं। आप मन से पढ़ाएं, मन से सब करें, इसकी टेंशन छोड़ दें कि जॉब चली जाएगी, जॉब है। पहली बात ये बात तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो ईमानदारी से है उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आरोप है, दोष है, वो सबसे धोते रहेंगे, वो सब दुनिया का काम चलता रहता है। जो एक बार नौकरी ले लिए हैं, ईमानदारी से ले लिए हैं, तो उनको कोई निकालने वाला नहीं है। ये हो गई बात इसकी। अब हम आते हैं जो हमारा टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इस पर आते हैं। तो इस पर क्या है, देखिए, जो कैंडिडेट मान लीजिए टीआरई 1 में या टीआरई 2 में सिलेक्शन ले लिए हैं, टीआरई 3 में उन्होंने फॉर्म भर रखा है, टीआरई 3 में भी उन्होंने फॉर्म भर रखा है। जैसे मान लीजिए वो 1 to 5 पे थे, 6 to 8 में भरे, 6 to 8 में थे, 9 10 में भरे। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपना ज़िला बदलने के लिए, बहुत सारे लोगों को मतलब मान लीजिए 6 to 8 में उन्होंने मेरी तरह बहुत दूर आ गए हैं अपने घर से, तो वो सोचेंगे 9 to 10 में हम फॉर्म अप्लाई करें, वहाँ से एग्ज़ाम निकालें और वो अपने घर के ज़िले के पास में पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो कंपटीशन तो है, मैं इससे इग्नोर तो नहीं करूँगा, और कंपटीशन नहीं भी है, क्योंकि जो बच्चे टीआरई 2 में बैठे थे, यानी जो स्टूडेंट, जो टीचर्स टीआरई 2 में बैठे थे, वही स्टूडेंट, वही टीचर टीआरई 3 में भी बैठेंगे। क्योंकि इस बीच में ना ही कोई स्टेट नया हुआ है, ना ही कोई सीटेट नया हुआ है, ना ही कोई बीएड या डीएलएड नया हुआ है, कोर्स आया हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 2 महीने के अंदर में क्या कोई नया कर लेगा? तो वही बच्चे हैं, वही स्टूडेंट हैं, वही टीचर हैं, जो कि टीआरई 2 में थे, वही टीआरई 3 में भी है। तो जो जिनका जॉब नहीं हो पाया था उनके लिए तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि अभी कोई नए बच्चे शामिल नहीं हुए, पुराने बच्चे मतलब ले लिए जॉब, तो अब नए नए बचे ही हुए तो जो है जॉब लेने के उसमें रहेंगे। मान लीजिए 5 लाख थे, उसमें से 4 लाख में से 1 लाख नौकरी ले ली, 4 लाख तो बचे, तो 4 लाख में तो कंपटीशन होना है। 5 लाख भले भरे हैं, बट वो पेपर देने जाएँ ना जाएँ, उनको जिला नहीं मिला तो छोड़ देंगे, तो इस तरह की कंडीशन है। तो कुल मिला के जो है आपका इस बार कंपटीशन औरों की तुलना में टीआरई 4 जो होने वाला है उसकी तुलना में कम है, क्योंकि सीट ज़्यादा है। टीआरई 4 में इतनी सीटें नहीं आने वाली, बहुत मुश्किल से आ गई तो आ गई, वरना तो मैं तो देखता हूँ नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब जगह नहीं बच रही है, अब जगह फुलफिल हो रही है, तो इसलिए अब सीटें ज़्यादा नहीं आएंगी, तो आपकी कंपटीशन अब लेवल बढ़ेगा। तो जिसको जॉब लेना है टीआरई 3 में पक्का ले लें, वरना टीआरई 4 में थोड़ा मुसीबत बढ़ जाएगा आपके लिए। अब आते हैं कि पढ़ना कैसे है, रणनीति क्या रखनी चाहिए। तो पढ़ना आपको देखिए क्या है कि आपको जो भी पढ़ना चाहिए वो SCERT पर बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे पहली लाइन ये है, SCERT पर बेस्ड होना चाहिए, NCERT पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब बेस्ड होने का मतलब क्या है कि जैसे आप 6 to लेकर के 10th लेवल का NCERT कवर करें। आप मैथ साइंस का दे रहे हैं तो मैथ साइंस कवर करें। आप अगर SST से दे रहे हैं तो SST में जितने सब्जेक्ट होते हैं उसको कवर करें। जीके जीएस के लिए भी वो है। तो आपको मेनली अपने सब्जेक्ट, अपने मतलब सब्जेक्ट वाइज जो भी है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग SCERT को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को करनी है, क्योंकि बिना SCERT के आप जॉब नहीं ले सकते। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि बिना SCERT पढ़े आप जॉब नहीं ले सकते। टीआरई 3.0 हो, टीआरई 4.0 हो, या फिर आने वाला जो भी हो, नहीं ले सकते। जिसके लिए सबसे पहली बात तो आपको मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको सारे डिटेल दे दिए थे, और पिछली बार जो मैंने PDF आपको दिया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन टीआरई 3 में फंसे भी थे, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया।
वो हो गया, वो हो गया। उसके लिए अगर आप वीडियो देखना चाहें तो आपको वीडियो का लिंक जो है, लिंक क्या मतलब आप नीचे देख सकते हैं वीडियो में 5-7 वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा वो नई वीडियो कि कितने क्वेश्चन किससे आए हुए हैं। तो वो भी मैं अब दिखा दिया हूँ उसमें कि इतने सारे वीडियोस, इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो तो सिर्फ हमारी इसी मतलब पीडीएफ से आ गए थे। तो हमने जो पीडीएफ दिया था वो काफ़ी बेनिफिशियल था। वो एससीईआरटी पर बेस्ड ही है, प्योर एससीईआरटी ही है समझिए। एससीईआरटी बेस्ड छोड़िए, प्योर एससीईआरटी का निचोड़ मैंने उस पीडीएफ में डाला है। इस बार जो मैं 99 का जो पीडीएफ रखा हूँ जिसका नाम मात्र 99 रुपये है। मात्र 99 रुपये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो 100 रुपये ख़त्म हो ही जाता है। कभी कुछ खा लिए, कभी कुछ पी लिए, कहीं चले गए, 100 रुपये गया। तो मतलब एक दिन घर से निकले 100 रुपये गया। तो उस 100 रुपये में आपको क्या क्या मिलने वाला है? सब कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली बात तो एससीईआरटी पर पूरा फुल फोकस बैच जो है वो आपका एससीईआरटी पर है। उसी 100 रुपये में आपको मिलेगा जीके जीएस 40 क्वेश्चन वाला। उसी 100 रुपये में आपको मिलेगा साइंस का पूरा सिलेबस जो कि आपको 40 नंबर में भी काम आएगा। और अगर आप मान लीजिए साइंस से बिलोंग करते हैं, आपको साइंस सब्जेक्ट ही है, तो आपका साइंस में पूरा काम आएगा। मैथ्स भी मिलेगा जो कि आपका 40 नंबर में भी काम आएगा। और अगर आप मैथ्स से बिलोंग करते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में पूरा काम आएगा। रीजनिंग अगर आप प्राइमरी यानी 1 to 5 में अगर आप लाभ किए हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट है। फिर आपका बिहार जीके जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं, 40 क्वेश्चंस वाला जो आपका सेक्शन है उसमें बिहार जीके भी आता है और सब्जेक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। तो कुल दे करके आपकी जो है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, बिहार जीके, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब उसमें मिला के सबका प्रैक्टिस सेट भी है। 20-20 प्रैक्टिस सेट, हर सब्जेक्ट का 20 प्रैक्टिस सेट एक पीडीएफ के अंदर मैंने मर्ज करके लगाया हुआ है। दूसरा चीज़ है अलग, जैसे 40 क्वेश्चन का जीके जीएस चमत्कारी पीडीएफ है, मैथ्स का चमत्कारी पीडीएफ है, बिहार जीके का अलग से चमत्कारी पीडीएफ है, और आपको एक साइंस का एक अलग पीडीएफ है चमत्कारी पीडीएफ। कुल मिला के 5 पीडीएफ मैं आपको दूंगा। एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जो उसमें 20-20 प्रैक्टिस सेट सारे रहेंगे। एक बिहार जीके दूंगा स्पेशल वाला, एक आपको साइंस का दूंगा, एक आपको 40 क्वेश्चन जीके जीएस का दूंगा, और एक आपको मैथ्स का दूंगा। यानी इतने पीडीएफ आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में। ये फुल कोर्स का मेरा है। बाकी अगर आप किसी को सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा, बट वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 10-20 रुपये और अगर आप लगा देंगे आपको पूरा चीज़ मिल जाएगा। आपको TRE 3 में भी काम आएगा, TRE 4 में भी काम आएगा। अगर बिहार में आप कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे बिहार पुलिस का देते हैं, BRSI का देते हैं, या बिहार स्टेट लेवल SSC जो आने वाला है उसका देते हैं, तो उन सारे में वो काम आएगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टीचर के लिए बना है, टीचर ही काम आएगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपने ले लिया तो आप हर जगह उसको पढ़ के पेपर दे सकते हैं, और पूरा SCERT आपका उसमें दिया गया और SCERT कवर हो जाएगा। जहाँ भी SCERT पूछा जाएगा बिहार का, वो हर जगह वो कवर हो जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से 99 वाला ही लीजिएगा। और अगर आपको सस्ते वाला भी चाहिए तो अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर बैनर आपको चल रहा होगा, जिस हिसाब से उस हिसाब से ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप 99 कर लीजिए, फुल कोर्स मिलेगा, फुल टेंशन फ्री रहेंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो प्रैक्टिस सेट में सोल्यूशन भी है, ऐसा ना समझिए कि केवल प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आंसर भी है, उसका सोल्यूशन भी है, दोनों है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का सोल्यूशन है, रीजनिंग है तो रीजनिंग का सोल्यूशन है, और अगर जीके जैसे तो उसका आंसर है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें पूरी तरह से वो मतलब उसको मेरे मतलब द्वारा अब बनाया गया है। तो वो सब टाइपिंग वाला है, कोई हैंड रिटन नहीं है, सब टाइप करवाया है मैंने उसको। तो उस हिसाब से सब कुछ सेट है। तो आप ज़रूर लीजिएगा 99 वाला, उसको पढ़िएगा और आप बेस्ट दीजिएगा, आपका पक्का हो जाएगा एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा कि एग्ज़ाम से उससे क्वेश्चन बाहर जाएगा, नहीं बाहर नहीं जाने। 2-4 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में जाते हैं, 10-20 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में ऐसे बनाए जाते हैं जो कोई ना कर पाए। मान लीजिए अगर 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर ही बनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम में कोई कर ही नहीं पाएगा। उसको करने का मतलब अपना टाइम वेस्ट करना होता है। तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको एग्ज़ाम निकाल दें, आपको अच्छे से कम टाइम में सही बन जाए। तो सेलेक्ट करके करने होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। और TRE 1 TRE 2 से जो शिक्षक हमारे वहाँ काम कर रहे हैं उसको उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग टेंशन लेना बंद कर दीजिए। कोई जॉब आपकी नहीं जाने वाली, आप परेशान मत होइए। हो गया, जिसका जॉब हो गया वो हो गया। बाकी जो नए लोग आएंगे उनके लिए यही है कि पढ़िए मन से और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। PDF ले लीजिएगा। अगर SCERT नहीं पढ़े हैं तो लीजिएगा, SCERT नहीं पढ़ लिए हैं तो मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने SCERT पूरा पढ़ लिया है पहले से तो मत लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा तो उसको लेकर जरूर पढ़िएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कोई कमेंट हो, कोई जानकारी हो तो व्हाट्सअप हमारा यहाँ पे नीचे चल रहा है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए भी व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए, या फिर कोई जानकारी लेना हो तो भी जुड़ सकते हैं। और कमेंट भी आपके सेक्शन में खुला हुआ है, तो कमेंट भी आप जो है कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटा खुला हुआ है, तो आप यहाँ पे कमेंट करके जो भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।